हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बीए थर्ड ईयर के पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1526 AD टू 1627 AD के यूनिट 1 पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस पर चर्चा की कि बाबर ने जब भारत पर हमला किया तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी और उसको भारत में कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़ने पड़े और उसके बाद उसने कैसे मुग़ल वंश की नींव डाली। आज हम भारत पर बाबर के हमले या उसके आगमन के महत्व, उसका क्या रहा या उसके क्या क्या परिणाम दूरगामी निकले, आज हम उस पर कुछ दृष्टि डालेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जब इस पर बात की कि बाबर जब भारत आया तो उसने यहाँ के प्रमुख जो उस समय की राजनीतिक ताकतें थी, कुछ बड़ी ताकतें थी, कुछ छिटपुट ऐसी ताकतें थीं जो आपस में ही संघर्ष में रत थी, उन सभी को उसने परास्त किया, कभी समझौता किया और इस तरह भारत में रुकने के अपने दृढ़ इरादे का उसने परिचय दिया। और एक प्रकार से उसकी जो प्रमुख विजय थी, पानीपत की हो, खानवा की हो, चंदेरी की हो, इन सब विजयों के द्वारा उसने मुग़ल वंश की नींव डाली। तो भारत में जो बाबर का आगमन है वो केवल इस दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने यहाँ पर एक वंश या सत्ता परिवर्तन को लेकर के आया कि उसने मुग़ल वंश की नींव डाली यहाँ पर। अब जिस प्रकार से हम परंपरागत इतिहास को पढ़ते हैं कि कैसे सत्ताएं बदलती हैं और एक नए वंश का स्थापना होती है, पुराने वंश का समापन होता है, यहाँ पर बाबर ने जब भारत में अपने राज्य की स्थापना की, वो जब आया तो उसके अपने एक अलग महत्व हैं, उसके तमाम सारे अपने एक राजनैतिक पर्सपेक्टिव के अलावा उसके कई सारे ऐसे परिणाम भी निकल कर के आए जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। तो भारत में जो बाबर का आगमन है बहुत अनेक सारी दृष्टियों से महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कहा कि कुषाण साम्राज्य के बाद काबुल और कंधार पहली बार उत्तर भारत पर आधारित साम्राज्य के अभिन्न अंग बने। चूँकि जो मुग़ल वंश है, जो उन्होंने दिल्ली पर, आगरा पर अधिकार किया, वो एक तरह से उत्तर भारत पर आधारित उनका राज्य था और उनके अभी सारे जो साम्राज्य वो उत्तर भारत तक सीमित है। तो उत्तर भारत पर आधारित साम्राज्य का अभिन्न अंग बना जो काबुल और कंधार है। और काबुल और कंधार की जो भौगोलिक स्थिति है, अगर उसको हम मैप में देखेंगे तो हम ये समझेंगे कि ये क्षेत्र भारत पर आक्रमण के लिए हमेशा से एक तैयारी के मैदान जैसा काम करते आए हैं। आप जानते हैं कि अब तक हम लोगों ने जितना भी सल्तनत काल का इतिहास पढ़ा या इसके पहले प्राचीन काल का इतिहास पढ़ा, भारत में आने के वैसे तो कई रास्ते हैं, लेकिन उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो है या उत्तर पश्चिम जो दिशा है उस तरफ से भारत में आने का जो रास्ता है वो सबसे प्रमुख एक रास्ता माना जाता है आक्रमणकारियों के आगमन का या भारत में प्रवेश करने का। तो ऐसे में ये जो काबुल और कंधार है जब भारत के हिस्से बन गए तो भारत पर हमले के लिए हमेशा से ये एक मैदान जैसा काम करते आए, चाहे उनको भारत पर हमले की तैयारी करना हो या भारत से बाहर निकल करके या हमला करना हो पश्चिमी एशिया के देशों पर या एशियाई क्षेत्रों में। तो ऐसे में ये एक मैदान जैसा काम करते थे और इसलिए इस पर अधिकार जमाकर जो बाबर है, उसके उत्तराधिकारी कहेंगे आगे हम, हुमायूं है, चाहे वो जहांगीर है, अकबर है, शाहजहां है या औरंगज़ेब है, इन सब ने 200 सालों तक हम देखेंगे भारत को बाहरी हमलों से सुरक्षित रखा, जब तक कि काबुल और कंधार मुग़लों के हाथ से निकल नहीं गए, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो बाबर ने काबुल कंधार पर अधिकार जमा करके और लगभग 200 सालों तक भारत को बाहरी हमलों से उसकी रक्षा की और आर्थिक दृष्टिकोण से भी काबुल और कंधार का भारत के अधीन आ जाना बहुत महत्वपूर्ण रहा। काबुल और कंधार के नियंत्रण ने भारत के विदेशी व्यापार को बहुत एक ताकत दी, बल पहुंचाया, क्योंकि यहाँ के ये जो दो नगर हैं काबुल और कंधार, ये अगर हम बात करें तो पूरब में चीन है और पश्चिम में जो भूमध्य सागर के बंदरगाह हैं, वहाँ तक जाने के लिए जो काफ़िले बड़े बड़े थे उसके ये एक प्रकार से प्रस्थान बिंदु होते थे। यहाँ से वो अपनी जर्नी या इनके काफ़िले व्यापार के लिए अपनी यात्रा को स्टार्ट करते थे।
तो इस तरह एशिया के पार जो व्यापार का एक विशाल बाजार था, उस पर भारत की हिस्सेदारी बहुत बढ़ी। तो बाबर के काबुल कंधार के भारत के अधीन ला दिए जाने के आर्थिक जो ये सारे कारण निकल कर के आए या ये आर्थिक परिणाम निकल कर के आए, इसने भारत को एक तरह से राजनीतिक मजबूती तो दी ही, आर्थिक मजबूती भी दी। साथ साथ पश्चिमी एशिया की जो राजनीतिक स्थिति है, वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो शांति और स्थायित्व की स्थिति तो है। हालांकि युद्ध और खून खराबे तो हमेशा से ही इतिहास के सभी कालों में होते रहे हैं, कहीं पर बड़े पैमाने पर और कहीं छिटपुट छोटे स्तरों पर। तो कुल मिलाकर के शांति और स्थायित्व की स्थिति हम देखते हैं पश्चिमी और मध्य एशिया में उस समय। लेकिन इस स्थिति में मध्य एशिया के मामलों में अगर हम अध्ययन करें तो एकजुट भारत की जो बात करें, वो जो एकजुट भारत इसके पहले नहीं हो पा रहा था, उस एकजुट भारत की आर्थिक और कूटनीतिक हस्तक्षेप, उसकी पहुंच, ये सब लाजमी तौर पर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा। अब तक मध्य एशियाई राजनीति के लिए भारत कोई महत्वपूर्ण आर्थिक या कूटनीतिक परिवर्तन लाने की स्थिति में नहीं था, लेकिन अब मध्य एशिया के मामलों में ये जो एक मजबूत भारत है वो आर्थिक और कूटनीतिक हस्तक्षेप करने लगा। साथ साथ जो बाबर है उसके उत्तराधिकारी हैं, वो अभी भी अपने वतन जो है उसका फरगना, जो उसका पिता था बाबर उमर शेख मिर्ज़ा जो फरगना का शासक था, वो उसकी अपनी एकमात्र जागीर थी जो पहले की, जो उसको अपने पिता से मिली थी। तो फरगना को फिर से पाने की इच्छा है बाबर और उसके उत्तराधिकारियों की। तो हमेशा से वो मध्य एशिया में जो राजनीतिक घटनाक्रम हैं बदल रहे हैं, उन पर उनकी पैनी निगाह बनी हुई है कि कब कैसी परिस्थितियां उनके अनुकूल बने और फिर से वो फरगना को अपने अधीन कर पाएँ। तो ऐसे में भारत जो है मध्य एशिया के घटनाक्रमों के जो विकास क्रम हैं, जो बदलाव हैं, उन पर गहरी नज़र अब इस समय से रख रहा है। तो इस तरह से अगर हम गहन अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि जो 13वीं सदी के तुर्क हैं, सुल्तान हैं, जिनको हम सल्तनत काल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, तो सल्तनत काल के सुल्तानों के विपरीत भारत जो अब है वो महाद्वीपीय एशिया की राजनीति का भी अंग बन गया। यानी अभी तक भारत को हम देखेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ राज्य था, और पंजाब के लिए गुजरात विदेश था, गुजरात के लिए दिल्ली विदेश था, और उनके अपने अगल बगल की सीमाओं से लगे हुए जो स्टेट थे वो एक दूसरे के लिए विदेशी के समान वो मानते थे। तो अब लेकिन दिल्ली सुल्तानों के काल के विपरीत हम देखते हैं, क्योंकि दिल्ली के सुल्तानों के समय में भी भारत की जो गतिविधियां हैं वो बहुत ज़्यादा महाद्वीपीय एशिया को प्रभावित नहीं कर रही हैं, या महाद्वीपीय एशिया में बहुत बड़े पैमाने पर भारत कोई रोल निभाता उस समय नहीं दिखाई दिया हमें, और सक्रिय रोल अगर कहा जाए। तो यहाँ तुर्क जो सुल्तान हैं वो भारत को अब महाद्वीपीय एशिया की राजनीति का जो अभिन्न अंग है जो नहीं बना पाए, वो अब बाबर के आने के बाद महाद्वीपीय एशिया की राजनीति का अभिन्न अंग माना जाने लगा। इसके अलावा अगर भारत में बाबर के आने या आगमन के महत्व की और भी हम परिणामों को देखें या बिंदुओं को, तो उसमें हम पाएंगे कि उत्तर भारत में बाबर ने अपने पैर जमाने के लिए लोधियों को परास्त किया, और राणा सांगा के नेतृत्व में जो एक राजपूत महासंघ था, तो वो बहुत ज़्यादा उस समय हम देखेंगे ताकतवर पहले से नहीं था। हालांकि जब खानवा का उसने युद्ध किया तो बहुत से लोगों ने बाबर की एक स्थायी जो रुकने की इच्छा थी भारत में, उससे डर करके काफ़ी लोगों ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग किया था। उस एक महासंघ को भी राणा सांगा के महासंघ को बाबर ने चूर चूर करके रख दिया था। और साथ साथ इस तरह बाबर के भारत में आने से पहले जो इस क्षेत्र में एक शक्ति संतुलन था हम देखते हैं, और मैंने पहले ही बताया था कि उस शक्ति संतुलन में आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रतिस्पर्धा या सत्ता जमाने का भाव था, और कई बार ये शक्ति संतुलन के केंद्र अपने आप में ताकत के केंद्र बन करके उभर जाते थे उसमें। तो इस शक्ति संतुलन जो था उसको बाबर ने भंग कर दिया, और एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ने का एक कदम हम मान सकते हैं। क्योंकि इसके पहले तक हम देखते हैं कि सभी जो छिटपुट राज्य हैं वो सब अपने अपने छोटे छोटे राज्यों पर ही राज करके संतुष्ट हैं, बल्कि वो अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए, अपने प्रतिद्वंदियों से निपटने के लिए
बाह्य आक्रमणकारियों का सहयोग लेने में भी वो हिचकते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे जब बाबर ने इन छोटे छोटे संघों की शक्तियों को नष्ट कर दिया, तो एक प्रकार से ये आगे चल कर के जब मुग़ल वंश की स्थापना होती है, एक जिसको कहा गया मुग़ल साम्राज्य, जो वंश और साम्राज्य में अगर हम देखें तो साम्राज्य, जो बड़े बड़े साम्राज्य हमेशा ही बड़ी बड़ी आर्थिक समृद्धि ताकतों पर ही आधारित होते हैं। तो एक प्रकार से अगर कहा जाए इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर, यानी साम्राज्य को खड़ा करने के लिए बहुत बड़ा एक अर्थतंत्र चाहिए। ये अर्थतंत्र निश्चित रूप से मुग़लों को अब यहाँ पर प्राप्त हुआ और साथ साथ लंबे समय तक राज करने के बाद उनके हाथ में जब बड़े बड़े आर्थिक स्रोत आने लगे, आर्थिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों का उनको अधिकार मिला, तब ऐसे में उनकी बढ़ती हुई आर्थिक ताकत ने एक बड़े साम्राज्य के ढांचे को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और साम्राज्य जो ऐसा ही नहीं कि 15-20 सालों में जो ख़त्म हो गया, जो दशक तक चले बल्कि आगे तक, तो इस तरह अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की दिशा में हम कह सकते हैं कि ये कदम था। और इसको अंजाम देने के लिए लेकिन केवल एक यही कदम हम नहीं मान सकते कि यहीं से अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हो गई। अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना के बहुत सारे और भी शर्तें होती हैं, तो उन शर्तों को भी पूरा किया जाना अभी आवश्यक था। जैसे कि अखिल भारतीय साम्राज्य को स्थापित करने के लिए यहाँ के सांस्कृतिक, यहाँ के धार्मिक, सामाजिक इन पहलुओं को भी आत्मसात करने की ज़रूरत है और स्वयं इन पहलुओं में घुल मिल जाने, यहाँ के लोगों के द्वारा स्वीकार किए जाने की ज़रूरत भी थी बाबर को अभी। तो ऐसी बहुत सारी शर्तें थीं, ऐसे बहुत सारे इम्तहान थे जो अभी बाबर को देने थे या बाबर के आगे उत्तराधिकारियों को देने थे अखिल भारतीय राज्य स्थापित करने के लिए। तो बाबर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो बाबर अपने 4 साल के छोटे से शासनकाल में ही हम देखेंगे भारत में उसने नींव खड़ी कर दी, लेकिन वो अभी उसको बहुत पुख्ता नहीं कर पाया था उस नींव को, तो जिसको पुख्ता करने का काम उसके उत्तराधिकारियों ने किया था। तो बाबर ने इसके अलावा भारत में उस मुग़ल साम्राज्य की नींव को बनाए रखने के लिए अगर हम देखें तो सबसे ज़रूरत एक होती है एक ताकतवर सेना की, ताकतवर एक युद्ध रणनीति की। तो बाबर ने भारत को एक नई युद्ध शैली से परिचित कराया। जब हम बाबर के युद्धों को और पानीपत के युद्धों को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो पानीपत के युद्ध में बाबर ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया या उस्मानी या रूमी पद्धति को प्रयोग किया। तो ये युद्ध की जो नई शैली थी वो नितांत रूप से भारत के लिए नई थी। तो बाबर ने एक नई युद्ध शैली को भारत में इसका प्रयोग किया, नई शैली को व्यवहार में लेकर के यहाँ पे आया और उसने देखा कि ये सक्सेसफुल भी है ये नई शैली। तो आगे आने वाले उसके मुग़ल उत्तराधिकारी हैं और साथ साथ भारत में इस नई शैली के प्रति लोगों में जो शासक यहाँ के हैं उन लोगों ने भी इसके बहुत सारे फ़ायदों को देखा और कहीं ना कहीं भारतीय युद्ध शैली में ये परिवर्तन का एक कारक भी बना। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि पानीपत के युद्ध में बाबर ने बड़े पैमाने पर तोपों का प्रयोग किया, यानी बारूद का प्रयोग किया। तो ऐसा नहीं है कि बारूद का प्रयोग भारत में नया था, बारूद का ज्ञान पहले से भी था भारत में, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर किस प्रकार युद्धों में इसका प्रयोग करके बाजी पलटी जा सकती है या हार जीत का फैसला तुरंत हो सकता है। तो इस प्रकार से एक डिसाइसिव बैटल अभी हम देखेंगे कि तोपों की वजह से नहीं हो पाया था, जो कि बाबर के आने के बाद भारत में बारूद के तोपों के बड़े पैमाने के बाद ये देखने को मिलता है। बाबर ने ये दिखाया, ये बताया कि अगर तोपखाना और जो हमारी सवार सेना है, घुड़सवार सेना है और जो तोपखाना है, अगर उसका अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, उन सब के बीच एक अच्छा समन्वय हो, तो ये क्या क्या सेना में बदलाव या हमारी सैन्य रणनीति में बदलाव ला सकता है और कितना हमको जीत के करीब पहुंचा सकता है। तो इसके साथ साथ उसने तोपखाने के कुशल समन्वय की रणनीति भी सिखाई और उसकी जीतों के कारण हम देखेंगे कि भारत में बारूद और तोप तेज़ी से लोकप्रिय हुए। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो तोपखाना है, जो आर्टिलरी है, वो बहुत ही महंगी व्यवस्था है। तोपखाने को रखना, चलाना, उसका रख रखाव करना, इसमें प्रयोग किए जाने वाले सामान और इसको सिखाया जाना,
जो इसके आपने देखा होगा कि जो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा रूमी थे, अनुभवी तोपची थे उस समय, तो इसको सिखाना और इसमें प्रशिक्षित किया जाना, ये सब बहुत ही खर्चीला हुआ करता था। और ये उन्हीं लोगों के बस की बात थी जिनके पास आर्थिक ताकत अच्छी हो और जो पारंगत हो इसमें, इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ वही शासक कर सकते थे जिनके पास पर्याप्त संसाधन हों। जबकि भारत में छोटे छोटे रजवाड़ों का, छोटे छोटे राज्यों का युग हम देखते हैं, तो यहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे रजवाड़ों का जो युग है, अब हम कह सकते हैं समाप्ति की ओर बढ़ा। क्योंकि अब जब जिस शासक के पास तोपों का जखीरा है, जिसके पास अपनी एक आर्टिलरी है, तोपखाना है, वो निश्चित रूप से उन शासकों के ऊपर युद्ध के दौरान भारी पड़ेगा जो तोपों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तोपों के साथ बड़े पैमाने पर कम समय में शत्रु सेना को हानि पहुंचा सकते थे। तो जबकि भारत में छोटे छोटे रजवाड़ों का युग था, तो अब जब बाबर के पास, मुग़ल उत्तराधिकारियों के पास एक अपना तोपखाना है, सेना का एक नवीन अंग के रूप में ये निकल करके आता है तोपखाना, तो छोटे छोटे रजवाड़ों का युग समाप्त हुआ और एक बड़े राज्य या बड़े साम्राज्य की स्थापना की तरफ हम देखेंगे काल आरंभ होता है, बड़े बड़े साम्राज्यों का। इस तरह अपनी जो ये नई विधियाँ थी, सैन्य विधियाँ, वो जो सेना के का प्रयोग करने के जो तरीके हैं, सेना में नई नई रणनीतियों का जो प्रयोग कर रहा है, इसके अलावा जो बाबर का अपना एक आचरण है, जो उसका व्यक्तिगत व्यवहार है, जो उसका व्यक्तित्व है, उसने भी काफ़ी परिवर्तन लाया भारत की राजनीति में, भारत की सत्ता में। अगर हम बात करें कि बाबर का जो निजी आचरण है, उसने भारत में शासक की हैसियत में परिवर्तन लाया। बाबर के आने के बाद से अब ये बादशाह कहे जाने लगे। और हम जानते हैं कि फ़िरोज़ तुगलक है, फ़िरोज़ तुगलक के मरने के बाद से भारत में एक शासक की जो प्रतिष्ठा है, या कहें ताज की प्रतिष्ठा, वो बहुत कम होने लगी थी। जैसा कि हम लोगों ने सल्तनत काल में भी अध्ययन किया होगा कि जब शासकों ने देखा कि ताज की प्रतिष्ठा काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि जब सुल्तान आए, कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे था, तो किस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक को भी अपने गुलाम वंश की नींव को मजबूती देने के लिए प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि राज्य उस समय विभाजित था, चाहे वो यालदौज हो, कुबाचा हो और इसके बाद आने वाले वंश हों, वो सभी एक राजा के मरते ही उनके लिए जो ताज है वो एक लावारिस एक वस्तु के समान हो जाता था। हर कोई उस पर अपना दावा ठोकने लगता था और शासक की हैसियत काफ़ी कम हो गई थी, शासक का सम्मान काफ़ी कम था। और फ़िरोज़ तुगलक और के मरने के बाद ही काफ़ी कम हो गई ताज की प्रतिष्ठा। लेकिन जिसको समय समय पर बहाल करने के लिए हम अगर देखें, सल्तनत काल में सबसे प्रमुख नाम आता है तो बलबन का आता है। बलबन ने अपने ताज की प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए, इसको राजत्व कहा जाता है या किंगशिप थ्योरी कहा जाता है, तो उस किंगशिप थ्योरी के तहत ताज की प्रतिष्ठा को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए तरह तरह के काम या तरह तरह के सिद्धांत लागू किए। जैसे बलबन ने नौरोज़ त्यौहार मनाना शुरू किया या सिजदा और पैबोस शुरू किया, जिससे कि सुल्तान की जो हैसियत है वो उस समय के सभी अमीर हैं, जो सरदार हैं, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जा सके। साथ साथ कैसे वो नंगी तलवारों लिए हुए जो अंगरक्षक हैं उनके बीच वो चलता था, जिसे देखकर जनता के मन में भय का संचार हो, या छोटी छोटी गलतियां कर दिए जाने पर भयानक कठोर दंड दिया जाना। इसके अलावा राज दरबार में किस प्रकार का उसने एक गंभीर आचरण का परिचय देना शुरू किया बलबन ने। जब उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है बुगरा खां की, तो भी वो बड़े दरबार में ये सूचना पाने के बाद रोता नहीं है। कहा जाता है कि उसने अपने आप को बंद कमरे में जा कर के वो अपने बेटे के ऊपर शोक मनाता है और आंसू बहाता है, लेकिन भरे राज दरबार में उसने एक आंसू नहीं बहाया। संभवतः ये बताने के लिए राजा या जो सुल्तान है वो इस तरह की एक जो पिता होता है, बेटे को जब कष्ट होता है या बेटे की मृत्यु होती है तो एक जो भाव सभी पिता के दिलों में उमड़ता है, उससे वो परे है, क्योंकि वो शासक है और वो सुल्तान है। उसको इस प्रकार की घटनाएं विचलित नहीं कर सकती हैं जो एक आम आदमी को विचलित कर पाती हैं। तो इस तरह ताज की प्रतिष्ठा को बहाल करने के बहुत सारे प्रयास भी हुए, लेकिन लगातार ताज की जो प्रतिष्ठा है वो अलग अलग शासकों के टाइम पे गिरती ही रही।
हालांकि इब्राहिम लोदी ने भी कोशिश की, जब वो अपने आप को एक तानाशाह या अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए वो आप देखेंगे जो उसका विचार है उसको अफ़गान परंपरा में लाने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से अफ़गान सरदार इससे संतुष्ट हो जाते हैं। तो ताज की जो प्रतिष्ठा है उसको बहाल करने का जो प्रयास किया गया लोदियों के काल में भी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी ने, लेकिन स्वतंत्रता और समानता के विचारों के कारण ही इस पर आंशिक सफलता ही मिल पाई इब्राहिम लोदी को और बहलोल लोदी को, जिस वजह से कई अफ़गान सरदार चौकन्ने हो गए और इससे रुष्ट भी हो गए, जिसकी वजह से इन लोगों ने इसको अपना अपमान माना कि हम पर अधिकार जमा रहा है या हमें ये आदेश दे रहा है। तो इस पर बल्कि बाहरी आक्रमणकारी या बाबर को बुला करके इन लोगों ने गद्दी से हटाने का भी प्रयास किया। तो इस तरह हम देखेंगे कि ताज की प्रतिष्ठा को बहाल करने का जो प्रयास सल्तनत काल में कुछ शासकों के द्वारा किया गया उसमें आंशिक सफलता मिली, लेकिन बाबर की जो प्रतिष्ठा है वो एशिया के दो सबसे मशहूर योद्धाओं चंगेज़ और तैमूर के वंशज के रूप में थी। जैसा कि हम जानते हैं कि वो पिता की तरफ से तैमूर और माँ की तरफ से चंगेज़ का वंशज है, तो ऐसे में बाबर की प्रतिष्ठा एशिया के इन दो योद्धाओं से जुड़ी है, चंगेज़ और तैमूर, और आज भी इनके नाम का खौफ या इनके नाम की प्रतिष्ठा एशिया में मौजूद थी। तो ऐसे में बाबर ने जो ताज की प्रतिष्ठा को पुनः कायम किया सिर्फ भय और डर और सेना के बल पर नहीं, बल्कि अपने निजी आचरण के द्वारा भी उसने ताज की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। और बाबर जो कि तैमूर और चंगेज़ की तरफ का एक वंश का व्यक्ति है, तो ऐसे में कोई भी अमीर उसकी बराबरी का दावा नहीं कर सकता था कि हम आपके वंश के बराबर हैं, क्योंकि जैसा बराबरी का दावा हम सल्तनत काल में विभिन्न शासकों के समय देखते हैं कि एक शासक के मरते ही तमाम सारे दावेदार खड़े हो गए और सब ने अपने आप को गद्दी का दावेदार साबित करना शुरू किया और षड्यंत्रों का घात प्रतिघात का दौर प्रारंभ हो जाता था। लेकिन बाबर के समय में कोई अमीर उसकी बराबरी का दावा करने का साहस भी नहीं कर पाया, क्योंकि तैमूर और चंगेज़ के बराबर वो अपने आप को सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे में उसके तख्त की कामना वो नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में अगर बाबर को चुनौती अगर मिलनी भी थी अपने राज्य के लिए, तो वो किसी तैमूरी शासक या तैमूर और चंगेज़ के ख़ानदान के वंशज से ही मिल सकती थी, जो कि इस समय हम देखते हैं कि अभी मध्य एशिया में ही वो या पश्चिमी एशिया में संतुष्ट हैं। और इसके अलावा हमने अभी बात की कि बाबर का जो निजी आचरण है वो निश्चित रूप से एक उसके लिए संपत्ति के समान रहा। उसके व्यवहार में जो उसका व्यवहार है उसने मुग़ल वंश और उसके आगे आने वाले उत्तराधिकारियों के लिए एक सपोर्ट का काम किया। बाबर की जो निजी गुण हैं जिनकी वजह से वह अपने बेगों और अमीरों के बीच में बहुत ही प्रिय रहा, सबका सम्मान रहा। तभी जब हमने पहले पढ़ा कि पानीपत के युद्ध के समय जब लड़ते लड़ते ये लोग थक गए, इसके बेग, इसके अमीर, और सब ये सोचते थे कि एक नई देश, नई जलवायु, नई रहन सहन और नए प्रकार के धार्मिक परंपराओं वाले देश में अधिक दिन तक हम नहीं रह सकते। लेकिन जब बाबर ने स्पष्ट यहाँ पर कह अपने रुकने के इरादे को बताया, जतला दिया कि मेरी जाने की यहाँ से कोई इच्छा नहीं है और अगर आप में से कोई जाना चाहे तो वो जा सकता है, तो ऐसे में उसके बेगों ने उसको छोड़ करके वो गए नहीं, बल्कि इस विपरीत कठिन परिस्थितियों में एकदम नए देश में उन लोगों ने उसको छोड़ के जाना मुनासिब नहीं समझा। ये कहीं ना कहीं उसके अपने निजी व्यवहार का ही परिणाम था, या निजी व्यवहार है जो उसका अपना व्यक्तित्व है, उसके व्यवहारिक गुण हैं, उसी का उसको कहीं ना कहीं उसको एक प्रकार से कहा जाए कि पुरस्कार मिला अपने बेगों के द्वारा, जो सम्मान, जो प्यार है। और वो हमेशा अपने सैनिकों को उसने खड़ा पाया अपने साथ मुसीबतें झेलने के लिए। जब उसने खानवा के युद्ध में कहा कि मैं शराब त्यागता हूँ, उसने महंगे महंगे शराब के प्यालों को तोड़ दिया, शराब और विलासितापूर्ण जीवन को त्याग दिया, तो सभी सैनिकों ने भी वैसा करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तो इस तरह हम देखेंगे कि बाबर का अपना जो व्यवहार है उसने भी इस कमर तोड़ जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं भारत में, उस सब में उसका साथ दिया। और इसके अलावा कहा जाता है कि बाबर जो है वो अच्छी सोहबत का भी एक बड़ा प्रेमी था, वो अच्छी सोहबत में रहना चाहता था। इन सब के साथ साथ एक बड़ी राज्य सत्ता को बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी जो है कठोर अनुशासन,
वो उसके अंदर भी कूट कूट कर भरा हुआ है। वरना एक नए देश में, नई जलवायु में इतने बड़े साम्राज्य को बनाए रखना, एक विपरीत परिस्थितियों में अपने राज्य को खड़ा करना, वो एक कठोर अनुशासन और काम जिसको न लेना आता हो उसके बस का काम नहीं था। तो बाबर एक कठोर अनुशासनवादी और सख्त काम लेने वाला व्यक्ति भी था, लेकिन साथ साथ इसी के पैरेलल वो अपने अमीरों को संतुष्ट भी रखता था। और जब तक कि वो उसके प्रति वफादारी करना बंद नहीं कर देते या बेवफाई नहीं करते थे, तब तक वो उनके छोटे छोटे जो दोष हैं, गलतियां हैं, वो उनको हमेशा ही नज़रअंदाज करता था, जब तक कि कोई बड़ी गलती वो नहीं करते थे। ऐसे में और यही रवैया उसने अफ़गानों और भारतीय अमीरों के प्रति भी रखा, जो बाद में उसकी सेना में भी शामिल होते हैं और बीच बीच में जो विद्रोह करते हैं। और अफ़गान हैं जो भारतीय अमीर हैं, उनके लिए भी ये रवैया अपनाने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन उसके स्वभाव में ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की नरम दिली और दोषों को भूल जाने, माफ़ कर देने की प्रवृत्ति हमेशा बनी रही हो। उसके स्वभाव में कई जगह हमें क्रूरता का भी दर्शन मिलता है। कई जगह उसने बेरहमी से भी काम किया, क्रूर तरीके से हत्याएं बेरहमी से की। लेकिन इसके साथ साथ हमें उस समय के दौर को भी देखना होगा कि बाबर एक ऐसे दौर में जी रहा है, एक ऐसे निर्मम दौर में जी रहा है, जहाँ गद्दी हासिल करने के लिए उसके अपने ही जो लोग हैं उस समय किस प्रकार वो जान लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं, साथ साथ कदम कदम पर धोखे और षड्यंत्रों की भरमार है। तो ऐसे में उस समय के निर्मम जो दौर हैं, उस संदर्भ में देखकर हमें बाबर की इस दूसरी जो निर्मम व्यवहार की जो मिसालें हैं उसको हमें कंपेयर करना चाहिए। और बाबर एक रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान भी था, लेकिन वो धर्मांध हम नहीं कह सकते हैं। कई बार यहाँ पर लोग ये लॉजिक देते हैं कि खानमा के युद्ध में उसने जिहाद का नारा दिया, तो यहाँ इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रारंभ से ही, चाहे वो प्राचीन काल हम अध्ययन करें गहनता से या मध्यकाल का हम अध्ययन करें या आधुनिक काल का, अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाने के लिए या अपने राजनीतिक हितों को, स्वार्थों को साधने के लिए धर्म का सहारा हमेशा से ही लिया गया है। तो बाबर ने अगर जिहाद का नारा दिया तो उसने अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ धर्म का सहारा लिया। उसी प्रकार जैसे जब हम बलबन के बारे में पढ़ते हैं कि सल्तनत काल में उसने अपने राजत्व को मजबूत करने के लिए या ताज की प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए किस प्रकार वो मरे हुए खलीफा का नाम वो अपने सिक्कों पर लिखवाता है, खुद में पढ़वाता है, क्योंकि खलीफा संपूर्ण इस्लामिक जगत का एक सबसे बड़ा नेता माना जाता है, सम्माननीय माना जाता था, और उसका विरोध करने का मतलब है उसको मानने वाले सुल्तान का विरोध करना। यही वजह थी कि लोग खिल्लत प्राप्त किया करते थे और खुतबे में उसका नाम पढ़वा रहे हैं। तो ऐसे में धर्म का सहारा इनडायरेक्टली हम देखते हैं कि शासकों ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए लिया। तो बाबर एक रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान है, लेकिन धर्मांध प्रतीत नहीं होता है। और इसके अलावा भारत में जब ईरान की बात करें तो ईरान और तुरान में शिया और सुन्नियों के बीच में भयानक लड़ाइयाँ हुआ करती थी, और उस दौरान भी जो उसका दरबार है वो इस प्रकार के धार्मिक टकरावों से मुक्त था। और राणा सांगा की लड़ाई में भले ही उसने जिहाद की घोषणा की और अपने आप को गाजी की उपाधि उसने धारण की खानवा के युद्ध के बाद, इन सब के स्पष्ट रूप से राजनीतिक कारण थे, और राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए धर्म का सहारा हर एक काल में लिया गया है। इस काल में बहुत सारे मंदिरों के विध्वंस की जानकारी भी मिलती है, और मंदिरों के विध्वंस की जानकारी हर एक काल से मिलने हमको शुरू होती, चाहे वो हम अगर पढ़ें प्राचीन काल की अगर हम बात करें और सल्तनत काल की हम बात करें, इन सब के भी अपने एक राजनीतिक निहितार्थ ही हैं। लेकिन कई जगह ऐसे भी परिचय हमें ऐसे मिसालें मिलती हैं जहाँ इन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय दिया, दूसरे धर्म के प्रति इन लोगों ने अपने सम्मान का भी परिचय दिया। तो बाबर इस प्रकार केवल एक राजनीतिक एक शख्सियत नहीं है, वो केवल बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ कर के मुग़ल वंश की स्थापना करने वाला ही वो एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो एक प्रकार का एक साहित्यिक व्यक्ति भी, अगर हम कह सकते, साहित्य में भी उसकी बराबर रुचि है। और साहित्य में रुचि रखने का मतलब है कहीं ना कहीं से वो एक नरम दिल व्यक्ति भी है, जो साहित्य, जो कला में रुचि ले रहा है। फ़ारसी अरबी में उसका बराबर का दखल है,
वो तुर्की भाषा का जानकार भी है, जो कि उसकी मातृभाषा थी तुर्की, और उसको सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में गिना जाता था उस दौर के। और उसने अपनी एक सुप्रसिद्ध संस्मरण तुजुक बाबरी को लिखा है, जो विश्व की साहित्य की सबसे अद्वितीय कृतियों में एक माना जाता है, जिसमें इसने बताया कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत के लोग कैसे हैं, और भारत के बारे में बहुत सारी बातों की चर्चा उसने की है, जो उस समय के तत्कालीन भारत की जानकारी देने का बहुत एक अच्छा एक माध्यम बन जाता है। और वो भारत की प्रकृति के बारे में बताता है, भारत की वनस्पतियों के बारे में बताता है। यहाँ पर उसने बहुत सारे बहते हुए पानी से युक्त बाग लगवाए, ऐसे बाग जिसमें बहते हुए पानी के फव्वारे हैं, और चारबाग शैली जो अगर कहा जाए, एक बड़े से मैदान में बागों के बीच में बहती हुई पानी की नहर, इस प्रकार के चारबाग शैली के जो बाग हैं वो मुग़लों के आने के बाद यहाँ स्टार्ट हुए और बागवानी की परंपरा उसने कायम की। तो इस तरह बाबर ने भारत में राज्य की एक नई अवधारणा रखी और ताज की एक नई प्रतिष्ठा स्थापित की। वो ताज की प्रतिष्ठा जिसको आगे आने पर जो यूरोपियन ताकतें हैं, चाहे वो फ्रांसीसी हों, चाहे वो पुर्तगाली हों, चाहे वो ब्रिटिशर्स हों, इन सब ने भी शुरू में जब शुरुआत में ये आए तो उस ताज की प्रतिष्ठा का विरोध करने या उस पर डायरेक्ट हमला करने की उनकी हैसियत नहीं हुई, और आगे दशकों तक वो ताज की प्रतिष्ठा कायम रही। और उसकी जो विरासत है वो एक तरह से भारत की एक साझी संस्कृति, साझी विरासत का के रूप में गौरवान्वित करता है भारत को, और भारत के एक समन्वित कल्चर को बताता है कि भारत का कंपोजिट कल्चर कैसे दूसरे देशों के कल्चर से कैसे अलग है, जिसने सभी प्रकार की संस्कृतियों को किस प्रकार से अपनाया, और भारत के जो संस्कृति है, धर्म है, उसको कैसे एक नया रूप दिया। और ये रूप हमें भारत के लगभग सभी विधाओं में दिखाई देगा, चाहे वो स्थापत्य हो, चाहे वो वास्तुकला के अंतर्गत वो कला के अंतर्गत तमाम क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे वो पहनावा हो, रहन सहन हो, खान पान हो, ये लंबे समय तक बल्कि वर्तमान काल तक यहाँ पे कुछ समन्वित संस्कृति का जो विकास क्रम है वो आज तक होता आ रहा है। इसके अलावा शक्ति की जो ताज प्रतिष्ठा, धार्मिक और पंथिक कट्टरता, इन सब को त्याग करके उसने इसको बढ़ाया, और भारत में कबीलाई परंपरा को समाप्त करके एक किस प्रकार सभी विभिन्न धर्मों जातियों के ऊपर राज किया जाता है, सभी लोगों को अपने साथ लेकर कैसे चला जाता है, इसकी एक नई मिसाल मुग़लों ने पेश की। ललित कलाओं को उसने प्रोत्साहन दिया, संस्कृति के तमाम पक्षों को प्रोत्साहन दिया, और इस तरह से उसने अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक उदाहरण छोड़ा उसने, और ये छोड़ करके गया, जो आगे चल करके उसके उत्तराधिकारियों के लिए एक निश्चित दिशा निर्देश का काम करता रहा कि उन्हें किस दिशा में कैसे काम करना है, और कैसे इस छोटे से काल अवधि में जो बाबर ने मुग़ल वंश की जो स्थापना की, 4 साल वो शासक रहा, और कैसे उसके शासकों ने इस छोटी सी काल अवधि में बाबर के द्वारा जो विरासत छोड़ करके गया उसको कैसे उसके उत्तराधिकारियों ने स्थायित्व दिया, मजबूती दी, और कैसे वो विश्व के तमाम प्रमुख साम्राज्यों में गिना जाने लगा।